हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा संचालन व्यवस्था। आपका सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि 10 नंबर का यूनिट है। इस यूनिट में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रीड के लिए भी तैयार होंगे, और यहाँ पर 10 नंबर का जो मटेरियल है वो आपके बीएसटीसी सेकेंडरी के लिए तैयार होएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है RT 2009 के बारे में। यहाँ पर एक ज़रूरी टॉपिक जो कि है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। इसे 1 अप्रैल 2010 से द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से लागू किया गया। इसके अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराओं का विवरण है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का सार निम्नलिखित है, जो कि आपको जरूर से याद कर लेनी है। पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि इसे 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पर लागू किया गया, ये बात रही। और इसका नाम क्या रखा गया कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इस तरह से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनके बारे में। पहली महत्वपूर्ण धारा यहाँ पर है कि भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में जो बच्चे हैं, इनको सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पहली एक इम्पोर्टेंट धारा। और दूसरी धारा यहाँ पर आती है, प्राथमिक शिक्षा खत्म होने के पहले किसी भी बच्चे को न तो रोका जाएगा, आप ना ही उसे फीस वगैरह को लेकर के रोक सकते हैं, और ना ही उसे निकाल सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा पास करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने देखा है कि 8वीं तक में बोर्ड परीक्षाएं जो होती है, वहाँ पर एक ऑप्शन ये रहता है कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एक ऑप्शन रहता है कि आप बोर्ड वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि बोर्ड परीक्षा पास करना भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं होएगा। तो ऐसी कुछ यहाँ पर बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी नंबर पर धारा आती है कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है और किसी स्कूल में अभी तक उसको दाखिला नहीं मिला है, और अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तो उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा विशेष ट्रेनिंग देकर के बच्चों के समकक्ष लाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों समझना है कि आप मान लीजिए कि 7-8 वर्ष का जो बच्चा है, नॉर्मली 6 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में यहाँ पर आ जाता है, पर किसी कारणवश 7-8 साल का बच्चा भी स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाया है, तो उसको फर्स्ट क्लास में ना बैठा करके उसके समकक्ष बच्चे, जैसे 7-8 साल का बच्चा मान लो थर्ड क्लास में आ रहे हैं, तो थर्ड क्लास में ही उसको बैठाएंगे और उसको विशेष ट्रेनिंग दे करके बाकी बच्चों के बराबर लाने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। तो ये भी धारा में यहाँ पर परिवर्तित किया गया। इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। 5वीं धारा है कि कोई भी बालक कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस और प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। किसी भी बालक बालिका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डांट फटकारना, वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई है इन धाराओं में लेकर के। और इसके बाद में यहाँ पर एक और ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि बालक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। उसे शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, हतोत्साहित किए जाने पर सरकार ने RT 2009 की धारा 17 में महत्वपूर्ण प्रावधान करके बालक को सर्वोच्च स्थान समाज में देने का प्रयास किया है। तो ना तो आप शारीरिक दंड दे सकते हो, ना ही मानसिक प्रताड़ित आप कर सकते हो, ना ही हतोत्साहित कर सकते हो। एकदम प्यार से समझाना है और फिर समझाना है, फिर भी समझ में ना आए तो फिर समझाना है। यही बात यहाँ पर नॉर्मल सी रही है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं NCFTE 2009 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के बारे में। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर कुछ बिंदु आपको यहाँ पर इसके ध्यान रखने हैं कि शिक्षक शिक्षा की कार्यक्रम शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक जो संवेदनाएं हैं इनको विकसित करें। दूसरा बिंदु है कि शिक्षक बालकों को अधिगम क्रिया के सक्रिय भागीदारी के रूप में देखें, न कि केवल ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में। सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना है यहाँ पर, और वह बालकों में ज्ञान की सृजन क्षमता को भी प्रोत्साहित करे। तीसरा बिंदु, शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों को पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए, न कि उन्हें जैसा दिया गया है वैसा ही बिना बहस के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों में समालोचनात्मक विश्लेषण करना, उनमें सवाल पूछना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद में चौथा बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक बालकों की चिंता करें
उनके साथ रहने में आनंद अनुभव करें, ज्ञान की तलाश करने, समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करने तथा अच्छे समाज का निर्माण हेतु प्रयासरत रहे, बालकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी बने रहें। चौथा बिंदु हो गया। इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को शिक्षकों को बालकों के विषय में पुस्तकों के कार्यक्रम से, पुस्तकों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान देने का अपेक्षा उन्हें बालकों के वास्तविक जीवन के संदर्भ से उनको जोड़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान, सिर्फ किताबी ज्ञान के ऊपर ही यहाँ पर फोकस नहीं रहना चाहिए। एक व्यवहारिक ज्ञान, वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान, वास्तविक जीवन से जोड़ करके ज्ञान देने के ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो वो सारी बातें यहाँ पर है। छठा बिंदु देखिए कि शिक्षक शिक्षा के बहुउद्देशीय आयामों को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसी व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाए जिससे शिक्षकों के रुझान, मूल्यों, स्वभावों, आदतों आदि के साथ साथ शिक्षण विधियों एवं अवधारणाओं का संख्यात्मक और गुणात्मक मानदंडों का सही पर मूल्यांकन यहाँ पर किया जा सके। तो यहाँ पर क्या बात रही कि रुझान, शिक्षकों का रुझान, मूल्य और स्वभाव, आदतें आदि के साथ साथ शिक्षण विधि और अवधारणाओं का संख्यात्मक और गुणात्मक मानदंड यहाँ पर उनका सही मूल्यांकन हो सके। तो उन सब को लेकर के ध्यान होना ही चाहिए। सातवां बिंदु है कि कक्षों में पाई जाने वाली विविधताओं के अनुरूप अकादमिक अधिगम प्रक्रिया को सामाजिक व्यक्तिगत वास्तविकताओं से जोड़ सके। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। और इसके बाद में आठवां बिंदु यहाँ पर है कि बालकों का अवलोकन करने, उनके साथ में जुड़ने, वार्तालाप करने की अवसर भी प्राप्त करें। तो ये 8 बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2009 के द्वारा विद्यालय की संरचना एवं संचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। वर्तमान शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का इसी विद्यालय स्तर पर क्रियान्विति व्यावसायिक तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है। इससे विद्यालय के वास्तविक वातावरण से जुड़ाव करके विद्यालय के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकेगा। तो शिक्षक शिक्षा भी ज़रूरी है, शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को सही से अधिगम करवा सके, वास्तविक जीवन से जोड़ करके अध्ययन करवा सके और बाकी सारी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर 8 बिंदु देखे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं NCERT को लेकर के। NCERT में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आपको नाम ध्यान रखना है। यह नई दिल्ली में स्थित स्वायत्त संगठन है जिसे 9 सितंबर 1961 में स्कूली शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु स्थापित किया गया था। तो 9 सितंबर 1961 यहाँ पर स्थापना ध्यान रखनी है। नई दिल्ली में स्थित यहाँ पर इसका स्वायत्त संगठन है। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधित नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इसमें निम्न सदस्य कौन कौन हैं NCERT के, तो वो यहाँ पर आप देखिए कि भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो ये सदस्यों को लेकर के बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में इस परिषद में मुख्य कार्य, जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से करे जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहला कार्य कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, जो भी अलग अलग कार्यक्रम चलवाए जा रहे हैं जैसे NAS SAS जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे पहले, तो वो यहाँ पर जो उनका सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है, कहाँ पर कैसे पढ़ाई वगैरह हो रही है, तो वो सारी चीज़ें, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित करके संगठित करना। तो ये इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना। केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रचार करना। विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएं स्थापित करना। संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को दूर करने का प्रयास करना। तो ये कुछ बिंदु, ये कुछ कार्य इनके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जयपुर में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और राजस्थान शिक्षा के सार्वजनिकरण के समानांतर 2009 से 2017 तक राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक, सह शैक्षिक तथा भौतिक गतिविधियों की गुणात्मक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5 किलोमीटर परिधि में माध्यमिक विद्यालय तथा 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत 2017 तक नामांकन दर 100% करना तथा वर्ष 2020 तक 100% ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से समाज के कमज़ोर वर्ग के बालक बालिकाएं जो किन्हीं कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, उनको माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, विशेष करके वे बालिकाएं एवं विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनमें ST SC OBC जैसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक, उनको भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो इसको लेकर के बातें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालयों में संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाता है। उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों की क्षमता में अभिवृद्धि के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से निम्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे छात्र शिक्षक अनुपात को समान करना, छात्रों की संख्या बढ़ाना, वृद्धि करना, उनके जो प्रवेश हैं उनमें वृद्धि करना, नामांकन में वृद्धि करना, और विद्यालय में आवश्यक संसाधन तथा जैसे श्यामपट्ट, फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, प्रयोगशालाएं, शौचालय की उपलब्धता और शुद्ध पीने का पेयजल वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे कुछ यहाँ पर उदाहरण आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बातें ध्यान में रखनी है कि रमसा अभियान में जो उद्देश्य क्या क्या यहाँ पर रहे हैं, रमसा अभियान क्यों चलाया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाया गया, तो वो उद्देश्य कौन कौन है, इनको लेकर के भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु, प्रत्येक बालक की पहुँच व उपलब्धता तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, तो ये पहला उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य आर्थिक सामाजिक असमानता व लिंग भेद समाप्त करना, यानी कि जो समाज में असमानता हो रही थी, जो जातिगत भेदभाव वगैरह हो रहे थे, तो उनको समाप्त करने के ऊपर। और तीसरा उद्देश्य सभी विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों की सुनिश्चितता। चौथा उद्देश्य 5 वर्ष में सकल नामांकन दर 75% करना। पांचवा उद्देश्य वर्ष 2017 तक सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य है। और छठा उद्देश्य वर्ष 2020 तक 100% ठहराव यहाँ पर विद्यालयों में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारे उद्देश्य इसके इस रमसा कार्यक्रम के रहे हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि रमसा द्वारा निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों की क्षमता में अभिवृद्धि का प्रयास किया गया, तो ये बिंदु भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला यहाँ पर है SIERT उदयपुर, और दूसरा है स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, तीसरा है SIEMAT जयपुर, और यहाँ पर चौथे नंबर पर है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन CTE, और चौथे नंबर पर है इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, तो IASEV अजमेर और बीकानेर का, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो सारे संस्थान रहे हैं, इनकी अभिवृद्धि का यहाँ पर, इनकी क्षमता अभिवृद्धि में यहाँ पर सहयोग दिया गया रमसा के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं SIERT के अंतर्गत जो भी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं उनके बारे में। SIERT भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इंग्लिश में बात करें तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना है। फुल फॉर्म को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ जाता है, फुल फॉर्म्स को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 नंबर का या तो 1 लाइनर आ सकता है, या फिर ऑप्शनल प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो फुल फॉर्म के ऊपर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, SIERT के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समन्वयन के लिए सरकार द्वारा गठित मेहरोत्रा समिति की अनुशंसानुसार पूर्व में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों को समन्वित करके दिनांक 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी। स्थापना कब होती है, 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई। ये बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। और यह संस्थान निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। संस्थान में ऑडिटोरियम, वृहद पुस्तकालय, वीडियो लैब, एजुसेट स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर लैब, कला संदर्भ कक्ष, विज्ञान संबंधित प्रयोगशालाएं आदि की सुविधाएं भी इसके अंतर्गत उपलब्ध हो रखी हैं। SIERT संस्थान में कुल 9 भाग हैं। इस संस्थान में यहाँ पर 9 भाग हैं, जिनमें
शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर में और शेष 8 विभाग उदयपुर में है। यहाँ पर इसका विद्यालयी शिक्षा में उन्नयन के लिए कार्यरत संस्थानों में सामान्यतः राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष संपर्क संबंध तथा समन्वय स्थापित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। SIRT द्वारा निम्न कार्य करे जाते हैं। तो पहला कार्य देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित करके नवीनतम नवाचारों, शिक्षा में नवाचारों से अवगत करवाना। पहली बात तो ये रही। दूसरा कार्य, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। विज्ञान शिक्षण, पत्र वाचन आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाना। स्वस्थ स्पर्धा का मतलब है कि कोई भी जलन, कोई भी द्वेष भावना आपस में ना हो, सभी मित्रतापूर्वक सही स्पर्धा वगैरह ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हैं। नॉर्मल सी बातें, आप बेसिक चीज़ें जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, राज्य की विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। चौथा बिंदु, प्रारंभिक स्तर पर BSTC शिक्षक कार्यक्रम जो है इसका निर्माण और पाठ्य पुस्तक लेखन, पूरक साहित्य निर्माण तथा सर्व दृश्य सामग्रियों का निर्माण। पांचवा बिंदु है, राज्य में निर्देश युवाओं के लिए वातावरण तैयार करना तथा करियर डे जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना। अब हम बात करते हैं इसके बाद में SIRT और NCERT के कार्यों में समानता क्या है। समानता के बारे में SIERT और NCERT के अंतर्गत पहला बिंदु, दोनों ही संगठन जो है शैक्षिक कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित करके नवीनतम नवाचारों से अवगत करवाने के ऊपर फोकस करते हैं। शिक्षा में नवाचारों को लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरा बिंदु से दोनों ही विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। तीसरा बिंदु, दोनों ही संगठन लड़कियों एवं वंचित वर्गों की शिक्षा के विभिन्न परियोजनाओं का संचालन भी करते हैं। चौथा बिंदु, दोनों ही संगठन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करके उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान सेमिनार, विज्ञान एवं जनसंख्या प्रदर्शनी, जीवन कौशल विकास मेला आदि का आयोजन भी करते हैं। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं इनके कार्यों में असमानता क्या है। NCERT और SIRT के कार्यों में असमानता को लेकर के हम बात करते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर आएगा, SIRT प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया पैटर्न, 8वीं बोर्ड में वैकल्पिक यहाँ पर नियमावली आदि तैयार करती है, जबकि NCERT इस प्रकार के कार्य नहीं करती है। वो बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह वो सारी चीज़ें तैयार करती है। दूसरा बिंदु, यहाँ पर SIRT प्रारंभिक स्तर पर BSTC शिक्षा कार्यक्रम का निर्माण करती है, जबकि NCERT नहीं करती है। तीसरा बिंदु, SIRT द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि NCERT द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। चौथा बिंदु, SIERT द्वारा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका का निर्माण नहीं किया जाता, जबकि NCERT द्वारा निर्माण किया जाता है। तो ये आपको समानता असमानता ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास कि शिक्षा में नवाचार कैसे लाया जाए, शिक्षा में कैसे उसको शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, वो बाकी सारी चीज़ें उन्नयन किस प्रकार से रहेगा, उनके लिए क्या प्रयास रहे। तो पहला बिंदु यहाँ पर आता है शिक्षा तथा नारी समानता। इसमें आपको ध्यान रखना है कि महिला निरक्षरता की अधिक दर, उच्च शिक्षा में लड़कियों का कम प्रतिनिधित्व तथा महिला अध्यापक कम अनुपात में होने जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु समय समय पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम भी लागू किया गया। लड़कियों की शिक्षा हेतु समय समय पर चलाई गई कई योजनाएं प्रस्तावित की गई, जैसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार, छात्रवृत्ति योजना, आपनी बेटी योजना। पिछले वीडियो में हमने जो यहाँ पर सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट वीडियो रहा है उसमें हमने सभी योजनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ा है, जो रीट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो वाला वीडियो भी आप कंसिडर करिएगा और अच्छे प्रकार से उसको भी समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रयास रहा है अनुसूचित जाति, जनजाति और शैक्षिक रूपों से पिछड़े वर्गों की शिक्षा, इनकी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में क्रियान्वित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जांच की जाए। ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोले जाए जहां पर अभी तक विद्यालय नहीं थे। अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर शिक्षा को लेकर के बढ़ावा रहा। तीसरा कार्य, वंचित वर्ग को शिक्षा। तो विकलांग बच्चों के शैक्षिक तंत्र लचीला बनाया जाए। ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए
और मानसिक रूप से मंद बच्चे, उनके लिए विशेष प्रकार की पाठ्यचर्या भी विकसित करी जाए। तो ये यहाँ पर वंचित वर्ग शिक्षा रही। और अगला प्रयास रहा सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को लेकर के। तो प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया, ट्यूशन फीस आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कानून निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अभी भी आप कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकते हैं, ऐसे प्रावधान वगैरह सारी चीज़ें हैं कि ट्यूशन प्रणाली को ख़त्म करके विद्यालय में ही ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाए ताकि बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े और विद्यालय में ही उसकी जो सर्वांगीण विकास है, उसके जो शिक्षा में उन्नयन वगैरह वो सारी चीज़ें हैं तो वो विद्यालय में ही हो जाए। तो वो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के बारे में। केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम क्या है? इसमें देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इन्हें केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कई कार्यक्रम प्रायोजित करवाए जाते हैं। राज्य सरकार राज्य में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम निम्न है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, मिड डे मील कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम। तो ऐसे कुछ काम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और ये है अपना सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर इसका पहला बिंदु आता है शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर के। सतत और व्यापक मूल्यांकन, गुणवत्तापूर्ण नवाचार और गतिविधिपूर्ण शिक्षण प्रारंभिक स्तर पर करवाया जा रहा है। वर्कबुक कक्षा 1 से 8 तक के सभी राजकीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं को कार्य पुस्तिकाएं निःशुल्क वितरण करी जाती हैं और डेली उनकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको उसमें अंकित करवाया जाता है, वो बाकी सारी चीज़ें। कंप्यूटर आधारित शिक्षा, विज्ञान गणित किट का निःशुल्क वितरण, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये बिंदु ध्यान रखने हैं। दूसरा यहाँ पर बिंदु आता है कि शिक्षण प्रशिक्षण तो नवीनतम शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाने, अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। यहाँ पर तीसरा बिंदु शिक्षक अनुदान TMM, शिक्षकों को रोचक और प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु 500 रुपये प्रति शिक्षक अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। चौथा बिंदु विद्यालय सुविधा अनुदान राशि, विद्यालयों की सामाजिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 7,000 रुपये ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का है तो उसे 5,000 प्लस 7,000 12,000 रुपये दे हैं, तो ये ग्रांट भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर विद्यालय सुविधा अनुदान राशि भी आपको ध्यान रखनी है। पांचवा बिंदु क्या रहा कि माइग्रेटरी छात्रावास, घुमंतु मजदूर वर्ग जो हैं, वो पलायन करने वाले जो समुदाय हैं, उनके बच्चों के लिए बजट प्लान में माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन भी किया जाता है। छठे नंबर पर है ब्रिज कोर्स, जिन विद्यालयों में 40 या अधिक शिक्षा से वंचित स्थानीय बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं उनके लिए गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित करे जाते हैं। इसके लिए 3,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालक बजट प्रावधान है। इसके बाद में सातवां बिंदु है निर्माण कार्य। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय में भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रैंप आदि के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। इसका दायित्व SMCL विद्यालय प्रबंधन समिति का, SMC का है। तो निर्माण कार्य भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। उसके बाद में आठवां बिंदु है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम CALP। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख के बजट का प्रावधान होता है, जिसमें कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम से आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर के। नवा बिंदु है शोध कार्य। प्रत्येक जिले में प्रतापगढ़ को छोड़ करके केवल एक जिला स्तरीय शोध डाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। समावेशी शिक्षा के बारे में पिछले हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है। यहाँ पर भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत सशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में समान भागीदारी से शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में यह योजना राज्य के समस्त राजकीय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। योजना के उद्देश्य क्या हैं? इसके पहला उद्देश्य ध्यान रखना है कि 14 से 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उनके नामांकन ठहराव हेतु प्रयास करना। दूसरा उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवा करके सामान्य विकास हेतु यहाँ पर उनको तैयार करना।
समावेशी शिक्षा के भी कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में मिड डे मील कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। मिड डे मील क्या है? तो पोषाहार कार्यक्रम एक केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया। इसके पश्चात सितंबर 2004 में व्यापक इसमें परिवर्तन हुए और मेन्यू आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था शुरू हुई। तो प्रश्न आए कि कब शुरुआत हुई? तो 15 अगस्त 1995। पके हुए भोजन की कब शुरुआत हुई मिड डे मील में? तो सितंबर 2004 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, सीखने के स्तर को बढ़ाना मुख्य यहाँ पर काम रहे हैं। और एक बात आप और मेंशन कर सकते हैं कि मिड डे मील अगर नहीं रहता है लंच में तो बच्चे फिर वापस से घर जाते हैं, तो वापस से यहाँ पर लंच के बाद में लौट करके काफ़ी कम बच्चे आ पाते हैं। तो उस जो ड्रॉप आउट है उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर जो मिड डे मील कार्यक्रम है ये एक अच्छा कदम रहा है कि बच्चे यहाँ पर विद्यालय में ही मिड डे मील के तहत भोजन ग्रहण करें विद्यालय में ही, और उनको लंच में घर जाने की आवश्यकता ना पड़े और सुबह विद्यालय आएँ और शाम को घर जाएं। तो एक रूटीन उनका बना रहे, वो ड्रॉप आउट विद्यालय से वो रुक जाए। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डाइट को लेकर के। डाइट यहाँ पर रहती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट की फुल फॉर्म जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपके जो परीक्षा सेंटर वगैरह सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड करती है। आपके परीक्षा वगैरह को लेकर के मैनेजिंग वगैरह वो सारी चीज़ें भी डाइट के द्वारा होती है। आपको जो मतलब एक ज़िले की एक डाइट रहती है जो कि आपके प्राइवेट सभी कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पर दिशा निर्देश देने का काम करती है। जो भी पंजीयक के ओर से आदेश आते हैं, पंजीयक विभाग की ओर से, उनका कार्यान्वयन यहाँ से ही होता है। डाइट के कार्य क्या क्या हैं, आइए उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला कार्य यहाँ पर आता है कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा NCTE के मानदंड के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन करना, जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण करके उनकी क्रियान्विति करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्राथमिक शिक्षा स्तर में गुणात्मक उन्नयन करने, नवाचार करने, शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराने, शैक्षिक अनुसंधान में गत्यात्मक रूप से प्रयास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 1987-88 में जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो अगर स्थापना को लेकर के वर्ष पूछा जाता है तो यहाँ पर 1987-88 आपको ध्यान रखना है कि इस समय नई दिल्ली द्वारा ये सारी चीज़ें करी गई और डाइट की स्थापना का निर्णय लिया गया। डाइट के प्रभाग कौन कौन से हैं, डाइट के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आपको सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग PSTE, कार्यानुभव प्रभाग WE, जिला संदर्भ इकाई प्रभाग DRU, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रियाएं नवाचार एवं समन्वय प्रभाग IFIC, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग CMDE, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग ET, योजना एवं प्रबंधन प्रभाग PM। तो ये सारे प्रभाग इसके अंतर्गत रहते हैं। और इस तरह से ये हमारा सेकंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे तीसरा यूनिट, विद्यालय के प्रकारों को लेकर के अपन बात करने वाले हैं। सेकंड यूनिट के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर RTE 2009 को लेकर के बात थी, जो शिक्षा में नवाचारों को लेकर के बात थी, डाइट वगैरह को लेकर के बातें थी, तो वो हमने यहाँ पर संक्षेप में चर्चा कर ली है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर संक्षेप में आपको ध्यान में रखनी है। कुछ पॉइंट्स जो रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं और आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से समझा है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। BST से B.Ed से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के चेकआउट करें। वहाँ से आप अपने सभी पेपर्स की एग्ज़ाम तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।